नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और परीक्षा में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण तथ्यों की जो ये श्रृंखला चल रही है, इसमें हमारा ये 10 नंबर का है और ये अंतिम है। मतलब इसके बाद अब आपको आरओ के पहले तो नहीं मिलेगा, फिर बाद में पीसीएस के लिए चलाएंगे, वो बात की बात है। लेकिन आपकी परीक्षा के लिए ये यहीं तक है। करंट की सारी चीजें पड़ी हुई हैं, यूपी स्पेशल पड़ा ही हुआ है, तो तमाम मैटर है। बस आप लोग जो है उसको देखते रहिएगा और उससे लाभ मिलेगा। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद है और इससे संबंधित जानकारी है। तो अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया है? तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है। तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कहाँ की गई है? तो अनुच्छेद 51 में। इसी तरीके से अनुच्छेद 53 में क्या है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। मतलब संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 53 अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया और 14 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है। ये कहाँ लिखा गया है? तो अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी, मैंने पीछे कराया ही है। अनुच्छेद जो 100 है वो सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्रवाई करने की शक्ति और गणपूर्ति से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण है। और अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? तो कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को, मतलब संयुक्त बैठक कब आयोजित की जाती है, तो उसके लिए कुछ दशाएं होती हैं और बेसिकली जो साधारण विधेयक होते हैं उन्हीं पे आयोजित की जाती हैं। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ये कहाँ है? तो अनुच्छेद 108 में है, तो आप लोग इसका भी ध्यान रखेंगे। और 148 में तो जो हमारा महान लेखा नियंत्रक परीक्षक है उसके बारे में तो मैंने पीछे कराया ही है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों द्वारा कुछ रिट जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि जारी करने की शक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 226 में क्या है? जो उच्च न्यायालय, मतलब आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत जो है वो हाई कोर्ट को ये अधिकार मिलता है, जो बेसिकली मौलिक अधिकारों के हनन में जो रिटें जारी की जाती हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 किसके द्वारा? तो वो हाई कोर्ट्स के द्वारा। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है वो कहाँ है? तो आर्टिकल 315 में है। और इसी तरीके से अनुच्छेद 323 के में है, क्या है? तो प्रशासनिक अधिकरण है। अनुच्छेद 323 ए में क्या है? तो प्रशासनिक अधिकरण है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे छोटी जो लगती है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ जो हमारी सीमा है वो 4096 किलोमीटर समथिंग है। और अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा जो हमारा लद्दाख है उससे लगती है, कितने लगती है? तो 106 किलोमीटर। भारत में चट्टान प्रणालियों के निर्माण का क्रम है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले धारवाड़ आता है, फिर कुडप्पा आता है, फिर विंध्यन आता है और फिर जो है वो गोंडवाना आता है। तो इसका ध्यान भी आपको रखना होगा। भारत के 9 राज्य जो है तट रेखा से लगे हुए हैं। जिस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है वह कौन सा है? तो चेन्नई है। तो इसमें 2 फैक्ट है। तो पहले तो यही जान लीजिए कि भारत के कितने राज्य जो है वो समुद्र की सीमा से लगे हुए, मतलब समुद्र से सटे हुए हैं। तो भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्र की सीमा से लगे हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा, जो चेन्नई जो तट है वहीं से जो है औसत समुद्र तल का जो है वो मापन होता है। ये भी प्रश्न पूछा गया, तो आप लोग इसका भी ध्यान रखेंगे। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला वह द्वीप जिस पर मुंबई शहर स्थित है, तो मुंबई शहर किस द्वीप पर स्थित है? तो सालसेट द्वीप पर स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा ताजे पानी का द्वीप है कौन? तो माजुली है। और जल्दी से कमेंट करके बताइए कि माजुली द्वीप कहाँ है। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नदियों का सही क्रम है, तो देखिए उत्तर से दक्षिण है, मतलब आप नीचे से ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो सबसे पहले श्योक होगा यहाँ, फिर यहाँ कहीं जास्कर होगा, फिर स्पीति होगा और नीचे कौन सा होगा? सतलज होगा। और आयोग क्या है कि ऐसे मिलाने को दे देता है कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए या दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाइए, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसको भी देख लीजिए। फिर बांध
और नदियां, मतलब महत्वपूर्ण बांध हैं और ये किन नदियों पर बनाए गए हैं। तो ग्रैंड कुली जो बांध है वो कोलंबिया नदी पर बनाया गया है, और इसी तरीके से इतेपू जो बांध है वो पराना नदी पर बनाया गया है, और नूरेक जो बांध है वो बक्स नदी पर बनाया गया है, आसवान जो है वो नील नदी पर बनाया गया है, और जांगमो जो बांध है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, और ये जो चीन में है। और काहोरा या कामबोरा जो है वो जाम्बेजी नदी पर बनाया गया है, और बासा करीबा हुबर ये कोलोराडो नदी पर बनाया गया है, जो एरिजोना या नेवादा की सीमा पर है, और कहाँ है तो यूएसए में है। तो आप लोग इसका भी ध्यान रखेंगे। चलिए फिर मापक यंत्र एवं उनके प्रयोग। तो मापक यंत्र और प्रयोग, तो पायरी हिलियोमीटर का प्रयोग किसके लिए होता है, तो पायरी हिलियोमीटर का प्रयोग होता है सोलर रेडिएशन के मापन के लिए होता है। एनीमोमीटर वायु की गति मापी जाती है। हाइड्रोमीटर द्रवों की आपेक्षिक घनत्व, वेरी इंपॉर्टेंट है, द्रवों की आपेक्षिक घनत्व किससे नापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से। और वायु की दिशा तो विंड वेन से। और वायु दाब किससे नापा जाता है, तो बैरोमीटर से। और इसी तरीके से जो ब्लड प्रेशर होता है तो वो स्फिग्नोमीटर के द्वारा नापा जाता है। इसके बारे में तो आप लोग जान ही रहे होंगे, तो ये भी नोट करते रहिए आप लोग। और देखिए थोड़ा सा अगर स्पीड हमारा ज़्यादा है तो आप ये सोचिए ना कि हम किस समय इसको करा रहे हैं। अगर अभी हम यहाँ थोड़ा डिटेल से जाने लगे तो ये क्लास लंबी हो जाएगी और आप लोगों को उस तरीके का लाभ नहीं मिल पाएगा जो परीक्षा के समय जरूरी होता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन। तो थोड़ा स्पीड यदि है तो आप लोग अगर असहज हो रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियो रोक करके देख लें। पायरोमीटर का जो होता है तो वो उच्च ताप मापन के लिए उपयोग करते हैं। विद्युत धारा जो मापन होता है किसके द्वारा होता है, तो एमीटर के द्वारा होता है। और शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र कौन है, तो काइमोग्राफ है। शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा नियंत्रित करने वाला यंत्र है काइमोग्राफ है। इसी तरीके से भूकंप की तीव्रता का मापन होता है सिस्मोग्राफ द्वारा। और हाइग्रोमीटर द्वारा जो होता है वो आर्द्रता का मापन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट सभी हैं, आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए। फिर प्रदूषक और प्रभाव। तो सबसे पहला जो एस्बेस्टस धूल है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है, तो इससे फेफड़े का कैंसर होता है। एस्बेस्टस धूल से क्या होता है, फेफड़े का कैंसर होता है। सीसा क्या है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, तो कोशिकीय श्वसन में बाधा पहुंचाता है। मतलब जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो श्वसन करती हैं, तभी तो हम जो एक तरीके से जीवित हैं। हम ही नहीं श्वसन करते, हमारी कोशिकाएं भी श्वसन करती हैं, और ये कोशिकाओं के श्वसन में बाधा पहुंचाता है कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या करता है, तो कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। धूल कण श्वास संबंधी रोग के लिए होता है। फ्लोराइड क्या होता है, तो फ्लोरिसिस या नाक संरक्षण के लिए होता है जिम्मेदार। और पारा जो है वो उदर संबंधी मतलब पेट संबंधित बीमारियों के लिए पारा जो है बहुत ज्यादा घातक माना जाता है। तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न आए हुए हैं। यदि आपके जेहन में पीवाईक्यू होगा तो आपको पता होगा कि यहीं से इसी टाइप के प्रश्न बार बार जो है रिपीट होते रहते हैं। और जनरली ये सब प्रश्न जो है रिपीट होने वाले प्रश्न है, और अगर आप यहाँ से गलती करेंगे तो ये गलती आप पे भारी पड़ेगी, क्योंकि जनरली बच्चे इसको खूब बढ़िया से तैयार किए रहते हैं। और अभी भी पीटी सिलेक्शन के लिए ये है कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो आ रहे हैं रिपीट हो रहे हैं वो ना गलत हो। और करंट अफेयर्स पे यदि आपका कमांड है तो आप पीटी आपका रुकेगा नहीं। संस्थान और अवस्थिति। तो सबसे पहले राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी की बात करते हैं तो नीरी नागपुर में कई बार पूछा गया है। फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी में है, जिसे यूनेप भी कहा जाता है। तो यूनेप कहाँ है, तो नैरोबी में, केन्या में। भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ है, तो भारत का वन्य जीव संस्थान देहरादून में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है वो भोपाल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। और राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में है। तो ये दोनों नीचे वाले नई दिल्ली में है। यहाँ से ये कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो सारे जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब इसमें हम क्या बताएं, क्योंकि सारा महत्वपूर्ण तो हम ला ही रहे हैं, थंबनेल पे ही लिखा गया है कि महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला। तो इसीलिए एक बार दो बार रिवीजन कर लीजिए, फिर समस्या नहीं होगी। और यहाँ एक बार परिश्रम कर लेंगे तो फिर यूपी कमीशन के, यूपी SSS के या किसी भी स्टेट की परीक्षाओं में
यहाँ बार बार प्रश्न आते हैं, तो आप सब में सहज रहेंगे आगे चल करके। देखिए पौधों के भाग रूपांतरण, तो गन्ना, आलू, अदरक और हल्दी ये क्या है? ये सब क्या है? ये सब तना है। कई बार पूछा जाता है कि भाई जो हम आलू खाते हैं या जो गन्ना का यूज करते हैं, जो हल्दी है या अदरक है, ये सब क्या है? तो हम बेसिकली तना खाते हैं। और इसी तरीके से अगर सलजम, गाजर और शकरकंद, तो ये क्या है? तो ये सब जड़ हैं। और फिर बंद कलियां या सूखे फूल, तो लौंग है। और पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र, मतलब जो केसर होता है, ये पुष्प की वर्तिका या वर्तिकाग्र से प्राप्त होते हैं। प्याज में मांसल पर्ण होते हैं, आप जान ही रहेंगे कि भाई उसका जो छिलका होता है, मांसल होता है, उसी का हम लोग उपयोग करते हैं सब्जी बनाने में। फिर नारियल जो है उसे वो होता है भ्रूण पोष, तो आप इसको भी देख लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। और बेसिकली ये दो तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ तो आप लोग जान ही रहे होंगे, हालांकि पूछा सबसे है, लेकिन यहाँ आता है तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो सलजम, गाजर, शकरकंद ये जड़ है, आलू, हल्दी, अदरक, गन्ना ये सब क्या है? तो ये सब तना है। फिर तत्व और उत्पन्न प्रभाव, तो कैप्सेसिन क्या है? तो मिर्च की तीक्ष्णता, जो मिर्चा में जो तीखापन होता है वो किस तत्व के कारण होता है? तो कैप्सेसिन के द्वारा होता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। टमाटर में जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन के द्वारा होता है। गाजर में लाल या नारंगी रंग जो होता है वो कैरोटीन के द्वारा होता है। इस तरीके से सेब में जो लाल होता है वो एंथोसाइनिन के द्वारा होता है। और पपीते का जो पीला रंग होता है करिका जैंथिन के द्वारा होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। पपीते का जो पीला रंग होता है वो करिका जैंथिन के द्वारा होता है। और हल्दी का जो पीला रंग होता है वो होता है जैंथोफिल के द्वारा। मतलब पपीते का पीला रंग करिका जैंथिन और हल्दी का पीला रंग जैंथोफिल के द्वारा होता है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ने से पहले ये मुख्य परीक्षा के बैच हैं, और आप लोग जान ही रहे होंगे कि मुख्य परीक्षा के बैच हमारे वर्ष भर चलाए जाते हैं। तो इसी कड़ी में जो है अभी बैच स्टार्ट हुआ है, हमारा मेंटरशिप बैच है, पेपर 1 से है। तो आप लोग यदि अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन करें। यहाँ डेली आपको प्रश्न दिया जाएगा, कुछ इस तरीके से आप लिख करके दिखाएंगे, मार्किंग होगी, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी। यदि आपका आधा नंबर, 1 नंबर भी कटा है तो क्यों कटा है। साथ ही साथ हम आपको यहीं तक नहीं रोकेंगे, सेम डे ही आपकी कॉपी का मूल्यांकन होगा और फिर सेम डे ही आपको इस तरीके से मॉडल आंसर भी मिलेगा। और इस बार हमारा ये प्रयास है कि हम जो है पेपर 1 से लेकर के 6 तक में क्या है कि 750 प्रश्न, मतलब 750 प्लस प्रश्न करा देंगे। और मुख्य परीक्षा के पहले यदि आप इतना प्रैक्टिस करके चले जाएंगे तो बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। और ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे इस बार के जो बच्चे मुख्य परीक्षा में अपीयर हुए थे तो उनका फीडबैक है कि काफी उनको हेल्प मिला संस्थान के द्वारा। करीब करीब मैंने उस समय 500 प्रश्न कराया था, तो इस बार प्रश्नों की संख्या हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी यह समय है। तो इसको जल्दी से ज्वाइन करें, यदि अभी तक आप लोग जुड़े नहीं हैं तो इसका लाभ उठाएं। तो चलिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ कुछ हम युद्धों के बारे में चर्चा करेंगे, किनके बीच हुआ था और इनका समय। देखिए समय तो एग्जैक्ट याद रखिएगा, क्योंकि अब आयोग क्या करता है ना कि पेपर को लेंदी बनाने के लिए वो समय, मतलब वो तारीख पे, डेट पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जा रहा है और बच्चे वहां करते नहीं, वो गलत हो जाता है। और तो ये देखिएगा पानीपत कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर विजयी रहे। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, मतलब 26 के बाद क्या होता है 27, और इसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध तो मैंने बता दिया, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि पानीपत का द्वितीय और तृतीय युद्ध कब हुआ था और किनके बीच हुआ था और विजयी कौन रहा। जल्दी से कमेंट करें क्योंकि वहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो 1576 ईस्वी में, ये समय याद रखिएगा क्योंकि हल्दी घाटी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन अब आयोग जान रहा है कि ये बच्चे रटे हुए हैं, अब आयोग इस पे समय पे फोकस्ड हो रहा है। तो 76 में हुआ था। फाइनली इसमें जो कमांडर थे मुगल सेना के मान सिंह थे, और मान सिंह और राणा प्रताप की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ जिसमें राणा प्रताप की पराजय हुई थी, मान सिंह विजयी रहे थे। फिर इसी तरीके से तालीकोटा जो का युद्ध, या इसी का नाम है बन्नी हट्टी या राक्षस तांगड़ी का युद्ध। तो तालीकोटा ऑब्लिक बन्नी हट्टी या राक्षस तांगड़ी कोई भी है तो एक ही युद्ध है।
कब हुआ था? 1565 में हुआ था। विजयनगर के शासक सदाशिव राय के समय में हुआ था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। इसी तरीके से 1539 में जो हुआ था वो चौसा का युद्ध हुआ था, शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। और यहाँ हुमायूं पराजित हुआ था शेरशाह के द्वारा। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16 के बीच में। और सगोली की संधि के द्वारा जो है ये युद्ध समाप्त हुआ। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण ये है कि भाई पहली बात तो ये जाने कि आंग नेपाल का जो फर्स्ट युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 1814 से 16 के बीच में हुआ था, ये समय याद रखिएगा। गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए लॉर्ड हेस्टिंग और वारेन हेस्टिंग दो हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। वारेन हेस्टिंग का समय पहले है, यहाँ लॉर्ड हेस्टिंग की बात हो रही है 1814 और 16 में। और इसमें सगोली की संधि कब हुई थी? तो 1816 में। तो ये भी याद रखिएगा, मतलब 14 से 16 तक शुरू हुआ लॉर्ड हेस्टिंग के काल में, और 16 में सगोली की संधि हुई और युद्ध समाप्त हुआ। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में, बाबर व अफगान शासकों के बीच हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है। और चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। तो बाबर का जो युद्ध है आप ऐसे याद रख लीजिए। तो सबसे पहले पानीपत का युद्ध हुआ था 1526। 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा के बीच। 1528 में फिर हुआ था चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच। और फिर 1539 का युद्ध हुआ था, 1529 का युद्ध हुआ था बाबर और अफगान शासकों के बीच। तो ये याद रख लीजिए, तो भूलिएगा नहीं। मतलब पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, ये बाबर के युद्धों का क्रम है। और लगातार 26, 27, 28, 29 आप लोग देख ही रहे होंगे। फिर विटामिन, रासायनिक नाम और रोग बहुत महत्वपूर्ण है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कारबिक अम्ल है। और इससे कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल है इसका रासायनिक नाम। बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। मतलब विटामिन डी कैल्सीफेरॉल इसे कहा जाता है, बच्चों में रिकेट्स होता है, और जो वयस्क होते हैं उसमें ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन ए रेटिनॉल है, और ये रतौंधी जो बीमारी होती है ये इसका कारण विटामिन ए होता है, और इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन B12 साइनोकोबालमिन है, रुधिर क्षीणता या एनीमिया के लिए जिम्मेदार होता है विटामिन B12। और इसलिए तो जब हमारी महिलाएं जो है हमारे गांव घर की, तो जब उनको मतलब बेसिकली प्रेगनेंसी के समय जब वो एनीमिक हो जाती हैं, चूंकि भारत की महिलाओं में ये समस्या होती है, तो इन्हें भाई B12 की जो है वो गोलियां दी जाती हैं, मतलब आयरन की टेबलेट्स दी जाती हैं। तो ये यही होता है विटामिन B12। और विटामिन B1 थायमिन है, बेरी बेरी रोग के लिए जिम्मेदार होता है। विटामिन के फ्लोक्विनोन है, फिलोक्विनोन, और रुधिर का थक्का न बनना, विटामिन के रुधिर का थक्का न बनने के लिए जिम्मेदार होता है। और विटामिन ई जिसे टोकोफेरॉल कहते हैं, जनन शक्ति में कमी का कारण बनता है। अगर विटामिन ई की कमी है तो आप में जनन शक्ति की कमी होगी, और ये टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन B12 राइबोफ्लोविन होता है, और किलोसिस मतलब जो ओट का फटना होता है उसके किसके साथ होता है? विटामिन B2 के तहत होता है। और विटामिन B6 जो होता है पायरिडॉक्सिन होता है, और ये चर्म रोग के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब विटामिन B6 क्या है? पायरिडॉक्सिन, और ये चर्म रोग के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए, संप्रदाय और प्रवर्तक बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। तो शुद्ध अद्वैत या शुद्धाद्वैत या पुष्टि मार्ग, इसमें से कोई भी एक आ जाए तो इसके जो प्रवर्तक है कौन है? वल्लभाचार्य। शुद्ध अद्वैत, शुद्धाद्वैत और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य हैं। द्वैतवाद निम्बार्काचार्य हैं। विशिष्टाद्वैतवाद कौन है? तो रामानुजाचार्य हैं। अद्वैतवाद कौन है? तो शंकराचार्य हैं। द्वैतवाद मध्वाचार्य। देखिए यहाँ क्या है ना कि बच्चे यहाँ तो कर लेते हैं, दिक्कत होती है द्वैताद्वैत और द्वैत। तो द्वैताद्वैत में निम्बार्का और द्वैत में मध्वा है। जब द्वैताद्वैत आ जाए तो निम्बार्काचार्य, और द्वैतवाद केवल आ जाए तो ये मध्वाचार्य है। और आजीवक संप्रदाय का तो मक्खल गोसाल है, आप लोग जान ही रहे होंगे। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लें, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि आरओ में यदि नहीं आया तो आप लोग का ही बेकार हो गया। विगत वर्षों में आप अपने कैरियर में जब भी आप परीक्षा देंगे तो
जरूर यहाँ से प्रश्न ये सब बनते ही रहते हैं। तो एक बार आप परिश्रम कर लीजिए ताकि सब चीजें आपकी अपनी हो जाए, तो बार बार जो है आपको फिर नई चीजों को पढ़िए, ये सारी चीजों को पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। चलिए, धारा, प्रकार, स्थिति तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि धाराओं से प्रश्न बनता ही रहता है। तो सबसे पहले बेंगुला धारा को देखते हैं। बेंगुला धारा कैसी है? तो ठंडी धारा है और ये कहाँ बहती है? तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए अब आयोग क्या करता है ना, अब आयोग इसमें इस पे कम रुचि लेता है कि गर्म है कि ठंडी है। अब आयोग यहाँ ज्यादा रुचि ले रहा है क्योंकि ये जान रहा है कि बच्चे इसको रट लिए हैं, अब ये देंगे तो बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो यहाँ थोड़ा सा आप लोग स्मार्ट काम कर लीजिए। बेंगुला क्या है? ठंडी है। कहाँ बहती है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। कनारी क्या है? ये भी ठंडी है, ये उत्तरी अटलांटिक में। बेंगुला दक्षिणी में है, कनारी जो है उत्तरी में, और दोनों की प्रकृति कैसी है? तो ठंडी है। गल्फ स्ट्रीम गर्म है, ये कहाँ है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। इस तरीके से अंगुलिहास जो है ये भी गर्म है, तो ये हिंद महासागर में है। फॉकलैंड धारा क्या है? तो ये ठंडी धारा है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। ब्राजील धारा कैसी है? तो गर्म धारा है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। हम्बोल्ट कैसी है? तो ठंडी है, दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर के में पेरू के तट पर ये मतलब चलती है, बहती है। तो ये जो है आप इसका भी ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार दो बार रिवीजन कर लीजिए। बिना अब सोचिए कि अगर एक बार आप जो है ऐसे करके जाएंगे तो एग्जाम में फिर कंफ्यूजन वाली स्थिति में रहेंगे। तो बुद्धिमानी यही है कि 1 से 2 बार इसका रिवीजन कर लीजिए। और बहुत बड़ा तो वीडियो भी नहीं है, 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो हो रहा है, तो आप देख लेंगे तो हो जाएगा। चलिए, प्रकाश की विशेषताएं और उत्पन्न प्रभाव देखते हैं। तो प्रकीर्णन जो होता है वो सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग। देखिए, जो हमको सूर्यास्त या सूर्योदय के समय जो सूर्य का लाल रंग दिखता है तो वो किस कारण से दिखता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। जिस तरीके से आकाश का नीला रंग या ट्रैफिक सिग्नल का जो लाल रंग दिखता है तो वो भी क्यों दिखता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो सूर्योदय सूर्यास्त के समय का लाल रंग जो है, ट्रैफिक का लाल रंग, आकाश का नीला रंग, ये सब प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा जिम्मेदार हैं। फिर अपवर्तन, तो वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य का दिखाई देना। मतलब अभी सूर्य भगवान उगे नहीं है लेकिन उधर लगता है कि सूर्य भगवान का उदय हो चुका है, तो वो क्यों दिखाई देता है? तो वो अपवर्तन का कारण है। इसी तरीके से क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा का दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देना, ये सब कारण है अपवर्तन के। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन कई बार पूछा गया है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है मृग मारीचिका। मतलब मृग मारीचिका क्या होता है कि उसको जो है, जो मृग होता है उसको वो उसको लगता है कि जो है पानी है, तो पानी वाली चीजें वो उसी के तलाश में जाता है लेकिन फिर वो पाता नहीं है, तो वही मृग मारीचिका। तो क्यों ऐसा लगता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। फिर कटे हुए हीरे की जगमगाहट, ऑप्टिकल फाइबर एंडोस्कोपी द्वारा मरीज का निरीक्षण। तो मृग मारीचिका, कटे हुए हीरे की जगमगाहट, ऑप्टिकल फाइबर एंडोस्कोपी द्वारा मरीज का निरीक्षण, ये सब कारण हैं किसके? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, तो जो महत्वपूर्ण है तो इसको मैंने करा दिया है, तो आप लोग इसको भी देख लेंगे। तो चलिए, आज का जो सेशन था और ये हमारा लास्ट था, तो आप लोगों के लिए बहुत शुभकामनाएं। बहुत मन से पेपर दीजिएगा, धैर्य बना के दीजिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने इसको नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन करें, ये बहुत फ्रूटफुल बैच है आप लोगों के लिए। साथ ही साथ जो हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग के मन में एक रहता है कि सर इसका PDF कहाँ मिल जाएगा? तो इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम पे एकदम पड़ा हुआ है, आप जा करके ले लें। करंट अफेयर्स की पढ़ें, यूपी स्पेशल की भी चीज़ें पढ़ें, सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो आप रिवीजन कर सकते हैं। दूसरा, हमारे 2 लिंक है, एक तो समृद्धि IAS का यूट्यूब जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं, और संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों लिंक आपके हैं चैनल, और इससे आप ही के सहयोग से आगे बढ़ना है। तो अभी तक यदि आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी जरूर करें। और यदि आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप बताइए, आपका सुझाव भी स्वागत हम करेंगे उसका। और अधिक जानकारी के लिए, हमसे बात करने के लिए 7303030750 पे आप जो है कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। पुनः मिलते हैं परीक्षा के बाद। शुभकामनाएं आपको।